नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरें और उनके विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गांव या कस्बों में रहती है, जहां सालों से ग्रामीण अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए पेशोपेश में रहे हैं, जहां न तो प्रशासन न ही सरकारें हालात को बदलने के लिए आगे आईं। नतीजा सामाजिक और कानूनी विवाद। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। केंद्र सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना स्वामित्व योजना पिछले कई महीनों से एक बड़े बदलाव को आकार दे रही है, जहां अब तक का 763 गांव में बदलाव दस्तक दे चुका है, जो आने वाले 4 सालों में 6 लाख से ज्यादा गांव तक पहुंचेगा। आज प्रधानमंत्री ने भी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया है। आज इस खबर पर रहेगी हमारी विशेष नजर। जानने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा बदलाव इसके जरिए आ रहा है और दिन भर की तमाम खास खबरों पर भी नजर होगी। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ग्रामीण भारत को बदलने की एक और पहल। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपे संपत्ति कार्ड। साल 2024 तक 6.2 लाख गांव होंगे योजना में शामिल। गांव के संपत्तियों का होगा ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए सीमांकन। मालिकाना हक का होगा रिकॉर्ड। विवादों पर लगेगी लगाम। बैंकों से कर्ज लेना होगा आसान। देश के विकास को रोकना चाहता है विपक्ष। प्रधानमंत्री ने लगाए आरोप, कहा दलालों और बिचौलियों के भरोसे राजनीति चलाने वाले सरकार के सुधारवादी कदमों के बारे में फैला रहे हैं झूठ। कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों को बताया ऐतिहासिक, कहा दलालों घूसखोरों की काली कमाई के रास्ते हुए बंद। बिहार के गया में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की पहली चुनावी रैली को किया संबोधित। राजद कांग्रेस पर जाति मजहब की राजनीति करने को लेकर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विकास से बदली है तस्वीर, जताया भरोसा। कहा नरेंद्र मोदी के हाथों में देश तो नीतीश के हाथों में बिहार है सुरक्षित। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश के 8 समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग का दर्जा। साफ सफाई, पर्यावरण हितैषी सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा एशिया प्रशांत के देशों में सम्मान हासिल करने वाला भारत बना पहला देश। साल 2018 के बाद महज 2 साल के टाइम फ्रेम में उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग को फिलहाल अनुमति नहीं। रविवार संवाद कार्यक्रम में त्योहारों के मद्देनजर कोविड से बचाव को बताया पहला धर्म। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 60 लाख के पार। स्वस्थ होने की दर 86.17%। एक्टिव मामले 9 लाख से कम। हाथरस में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने किया मुकदमा दर्ज। जांच के लिए टीम का हुआ गठन। जल्दी ही मौके पर जाकर करेगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने की थी अधिसूचना जारी। कृतज्ञ राष्ट्र ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर किया नमन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी महान विभूतियों को किया याद। प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्र के लिए उनके सपने को साकार करने की दिशा में अपने आप को समर्पित करने का है दिन। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में राफेल नडाल का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से। 13वीं बार मुकाबले में उतरे नडाल की नजर खिताब जीतकर फेडरर की बराबरी करने पर। तो स्वामित्व योजना आज की एक बड़ी खबर है। और ये क्यों बड़ी खबर है, क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये बदलाव पहले से ही हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से ये योजना आकार ले रही है और जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा विस्तार से, आंकड़ों के जरिए और इसके प्रावधानों के जरिए। तो जरा हम देखते हैं ये स्वामित्व योजना, इससे क्या हो रहे हैं कि बनेंगे आवासीय जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड्स जो बन रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका हक भी मिल चुका है। ड्रोन से गांव का सर्वे बनेगा डिजिटल मैप
और कितना बड़ा है घर, प्रॉपर्टी, ये सब कार्ड में ये ब्यौरा दर्ज होगा। यानी पूरा डिजिटल खाका इसका तैयार किया जा रहा है और साथ में 4 सालों में ये योजना पूरे देश में लागू होगी। 6 लाख से ज्यादा गांवों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसे लोगों के पास जिनके पास अपनी संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो अब डिजिटल रिकॉर्ड होगा। अब हम जरा इसके दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ बनेगा ग्रामीण घरों का डिजिटल रिकॉर्ड। पंचायती राज मंत्रालय होगा केंद्र स्तर पे नोडल मंत्रालय, राज्यों में राजस्व भूलेख विभाग इसका नोडल विभाग होगा, जो ये स्वामित्व कार्ड जो है जो हकधारी हैं, जिनका हक है संपत्ति पे, उनको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम ये समझे कि आखिर इस स्वामित्व योजना की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 60% आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों या कस्बों में रहते हैं। अधिकांश गांव में मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है, ये एक बड़ी समस्या। और गांव खेतीहर जमीन का रिकॉर्ड तो पहले से था, लेकिन घरों का यानी जहां वो रहते हैं उसका रिकॉर्ड पूरी तरह नहीं था। अब ये योजना काम कैसे करेगी? तो आवासीय भूमि की पैमाइश या जो कहे नाप जो ड्रोन के जरिए होगी, राजस्व ब्लॉकों की सीमा तय होगी, बनेगा गांव के घरों का प्रॉपर्टी कार्ड, यानी बिल्कुल एक डिजिटल खाका तैयार होगा जिसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इससे फायदा क्या होगा, क्या आगे फायदा होगा अगर ये कार्ड मिल जाता है हकधारकों को? तो इससे फायदा ही होगा कि एक तो अपनी संपत्ति का मालिकाना हक को लेकर विवाद खत्म हो जाएंगे, संपत्तियों की कीमतों का निर्धारण होगा पारदर्शी। अब उसकी कीमत का निर्धारण होगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी कार्ड से कर्ज मिलने में आसानी होगी, अगर आप बैंकों में दूसरी जगहों पे अपने हक की एक पुख्ता जानकारी दे सकते हैं। और पंचायत स्तर पर कर व्यवस्था में होगा सुधार। ग्रामीण भारत में आएगी वित्तीय स्थिरता और योजनाओं के लिए सटीक जमीन रिकॉर्ड होंगे। विकास के नए नए कार्य करने में, योजनाएं बनाने में इन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा क्या और इसके दूसरे पक्ष से जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में सहूलियत होगी, जो पूरा तंत्र है। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप होंगे तैयार। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। जिस तरह से पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है, अगर उनके पास ये सारा रिकॉर्ड, ये सारे आंकड़े होंगे जमीन के, संपत्ति के, तो बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर संपत्ति से जुड़े विवाद, कानूनी मामले कम हो जाएंगे और एक स्तर के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो ये ईज ऑफ लिविंग जिसकी बात बार बार सरकारें करती रही है, केंद्र सरकार करती रही है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। विवादों के निपटारे की बात कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में जो एक समग्र विकास है उसके लिए राह आसान होगी। अब जरा इस मुद्दे को लेकर आज प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बात की है, सीधे संवाद किया है और कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, आइए जरा सुनते हैं। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है।
1.25 करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। सरकार ने जो स्वामित्व योजना चलाई है बहुत अच्छी योजना है। गरीबों के लिए जो घर जिन्हें कच्चे थे मतलब पक्के होने जा रहे हैं उसमें आदमी लोन भी ले लेगा और कोई डर खतरा भी नहीं आगे रहेगा। इसलिए बहुत बहुत चीज़ बढ़िया हो रही है। पूरी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। ये सब बहुत बढ़िया योजना है। सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। गरीब आदमी के लिए अपने मकान का पूरा हक मिल गया घर का और उस पर लोन भी ले सकती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। तो हमारे गांव के लिए होगा जी, सभी मतलब जितने भी गांव है सभी के लिए होगा ये, तो बहुत अच्छी बात होगी जी। लोगों के आपस में जो झगड़ा होता था जी वो खत्म हो जाएगा और लोग मतलब अपने इसके लिए मतलब जो उनके मकान है ये कागज बन जाएंगे, उनके आधार पर वो अपना कुछ भी लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। गरीबन के इतना सोचता घर मिल गया इससे खुशी कौन बा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो ख़त्म हो गए हैं और इससे हम कर्ज ले सकते हैं। हमारा जो है कि पुरखन का मकान का हमका कागज मिल गया मजबूत, अब हम बहुत सुरक्षित हैं। अब हमका अनपढ़ जान का कोई हमका घर से निकाल नहीं सकता है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों के लिए भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से गांव का मैनेजमेंट आसान होगा। वो गांव की सुविधाओं के लिए सरकार से मिल रही मदद के साथ साथ गांव में ही संसाधन भी जुटा पाए। एक प्रकार से गांव में रहने वालों को मिल रहे दस्तावेज ग्राम पंचायतों को मजबूत करने में भी बहुत मदद करेंगे। गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहाँ करनी, कैसे करनी, सुविधा कहाँ होगी, जमीन कहाँ है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। अब सारा कागज के ऊपर नक्शा तैयार है। अब कौन सी चीज कहाँ बनेगी बड़े आराम से तय होगा, विवाद भी नहीं होगा और सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़े बदलाव की आधारशिला स्वामित्व योजना रख रही है और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष, और हमारा विशेष कहता है स्वामित्व योजना से सुनिश्चित होता संपत्ति का हक। और ये संपत्ति का हक चाहे ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर गांव गरीब के स्व सशक्त होने की बात हो, उसके रास्ते खोल रहा है। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। और हमारे साथ हैं आलोक प्रेम नागर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और प्रोफेसर तिवारी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जब जब विकास की बात होती है, योजनाओं की बात आती है, तो एक टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल की जाती है, वो है ढांचागत बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज। क्या आपको लगता है कि ये स्वामित्व योजना गांव के स्तर पे एक स्ट्रक्चरल चेंज उसको आगे बढ़ा रहा है, और अगर हाँ तो किस तरह से ये सशक्त करेगा आम लोगों को? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकरीबन 1 लाख ग्रामीण लोगों को जो प्रॉपर्टी कार्ड दिया है और इसकी आज शुरुआत की है, और इसी साल 24 अप्रैल को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तकरीबन 6 स्टेट्स को स्वामित्व योजना के अंतर्गत लिया गया था। अभी इसको पायलट में देखा जा रहा है। तो मैं 2-4 बातें इसमें बताना चाहूँगी कि अभी तक, क्योंकि ये जो स्वामित्व योजना है इनहेबिटेड लैंड्स का है, मतलब ये अभी तक इसकी कभी मेजरमेंट या सर्वे हुई नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में भी आप देखें तो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई है जो ये स्वामित्व योजना में हो रही है, जिसमें आप ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर तिवारी, आपकी आवाज़ में कुछ समस्या आ रही है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। आलोक सर, ये हमें समझाएं कि जिस तरह से स्वामित्व का हक मिल रहा है आम लोगों को, गरीबों को, जिनकी संपत्ति पे हक पहले से ही था, लेकिन अब इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के स्तर पे अगर देखा जाए, विकास के नज़रिए से देखा जाए, तो किस तरह का बदलाव पंचायती राज मंत्रालय इसको देख रहा है, किस तरह के बदलाव आने जा रहे हैं? धन्यवाद। यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, कि जो संपत्ति उसके पास हमेशा से रही है, जिसमें वो रहे हैं, उसके पिता दादा परदादा कितने दिनों से रहा है, लेकिन अभी तक उसके लिए उसके पास कोई कागज नहीं होता था जिसके लिए वो किसी तरह से अपना असर्ट करना चाहे, कोलैटरल के लिए उसको देना चाहे, जिसके अगेंस्ट उसे कर्ज मिल सके। आपने ईज ऑफ लिविंग की बात की। अब जो ये आधार तय हुआ है, अलग अलग स्टेट ने इसको अलग अलग सिस्टम में किया है। जैसे कि हरियाणा ने अपने पंचायती राज एक्ट में तब्दीली की है, स्वामित्व वाला जो टाइटल डीड दे रहे हैं वो, या विलेख। इसी प्रकार से जो बाकी के मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हैं, इन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट्स में तब्दीली की है, और जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं, इन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू कोड में करी है। तो इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। ये स्टेट का विषय है, ये पंचायत का, और सब लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से समझ के बड़ी इसको पुख्ता आधार दिया है। तो अगर आपने देखा होगा आज कार्यक्रम में, एक थे राजमिस्त्री, एक थी जो सब्जी बेचती थी, जो समोसे बनाती थी, एक थे जो लैंडेड थे, जिनको चेक मिला, जिनके पास 400 गज की उनकी भूमि होती है। तो इन सब लोगों के पास जो अपनी जमीन थी, उसके इन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार, लोन की संख्या भी 20,000 से लेके 15 लाख तक जा रही थी। तो अब आपके पास एक मौका था कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जायज जरूरत के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपनी कोई जो छोटी कमी है उसको पूरा करने के लिए। एक चीज जो साफ तौर पर नजर आ रही है इसमें, कि जो ह्यूमन इंटरफेस है, यानी कोई पहले राजस्व विभाग का कर्मचारी जाता था और वो नाप जोख और मैपिंग उस तरह से करता था, किसकी कितनी संपत्ति है, कौन कितना ज़्यादा संपत्ति रखता है। अब उसको टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर रही है, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, और ड्रोन में जो दर्ज होगा वही कागज़ों पे भी होगा। तो ये जो बदलाव है, इससे कितनी पारदर्शिता आएगी, कितना बदलाव आएगा? ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो कोई वजह नहीं थी जिसका भी इस्तेमाल ना किया जा सके, और ये टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन इंटरफेस इसमें है, उसके बीच में परस्पर जो स्थिति है आपस की, वो ऐसी है कि वो जो घर का मालिक है, जो संपत्ति का, वो उसके हित में जाती है। तो जब शुरू में लकीरें बनाई गई, तो लकीरें तो मशीन ने बनाई नहीं, लकीरें लोगों ने बनाई, और आपसी सलाह से बनाई, पंचायत की शिरकत से बनाई, जहां पे जरूरत थी वहां पे साथ में पुलिस भी रही। फिर आपने जब रेखाएं बन गई तो आपने ड्रोन उड़ाया, तो इस बीच टेक्नोलॉजी आ गई।
जब ड्रोन ने बनाकर आपको सारे प्रॉपर्टी पार्सल्स उसमें बता दिए, उस वक्त वो वापस फिर मनुष्य के पास आया, उसमें फिर लोगों ने बैठ के उसमें देखा ये सही बने हैं कि नहीं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरफेस का एक बड़ा ऐसा मिलन है जो कि फाइनली उसके एडवांटेज के लिए जाता है, वो उसके हित में रहता है जो वहाँ का प्रॉपर्टी मालिक है। जी जी जी। प्रोफेसर तिवारी, ये बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा, पंचायतों को पता होगा, प्रशासन को पता होगा, वो आंकड़े बिल्कुल पुख्ता होंगे, इससे जो एक योजना बनाने के लिए या विकास की योजना बनाने को लेकर किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? इसमें देखिए चार मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट इसमें जो है, एक तो पंचायती राज मंत्रालय है, कैबिनेट, सेंट्रल पंचायती राज मंत्रालय, स्टेट पंचायती राज रहेगा, राजस्व विभाग रहेगा, और एक सर्वे इंडिया जो है इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो डिजिटल मैपिंग इसकी होगी और ड्रोन के थ्रू जो डिजिटल इनकी सारी बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, और जो भी अभी तक होता था कि वो मैप ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक फिजिकल उनके पास कागजात रहेंगे जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड भी होंगे। तो इसकी ये सारी चीज़ों की रिकॉर्ड पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास भी रहेगी और ई स्वराज जो पोर्टल है उनके पास भी रहेगा। तो ये अपने आप में, और इनको जो उसके जो विलेजर्स हैं, जो उसके ओनर हैं, उनको भी एक फिजिकल इसकी कार्ड दी जाएगी, संपत्ति कार्ड दी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि कभी भी अगर किसी तरह की दुविधा हो, अगर आपको नाला बनाना हो या रास्ता बनाना हो या विलेज की कोई प्लानिंग ही करनी हो, तो जब तक आपके पास पूरी भूमि की एक स्पष्टीकरण नहीं है तो बहुत ही मुश्किल आती है और हमेशा ही एक डिस्प्यूट होता है। आप कोर्ट में भी देखें तो 44% तो डिस्प्यूट लैंड्स की ही चलती है, और ये तो लैंड मोर जितनी भी है सब इनहैबिटेड लैंड्स है जिसमें मकान बने हैं, लोग सदियों से रह रहे हैं। तो ये इसके बाद वो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं रह जाएगा और काफी अच्छे ढंग से इसमें प्लानिंग हो पाएगी, और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी डेवलपमेंट इसमें। बिल्कुल। आलोक जी, ये बताएं, पंचायती राज से आप जुड़े हुए हैं और पंचायती राज के स्तर पर पंचायतों के सशक्तिकरण या विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर कितनी बड़ी भूमिका आपको लगती है? इसमें गांव के हर व्यक्ति को, चाहे आप उसे घरौनी बोलें, चाहे RPOR बोलें, चाहे प्रॉपर्टी कार्ड, अभिलेख, स्वामित्व अभिलेख, तो हर व्यक्ति को जो वहाँ पर रहता है गांव में, उसको इससे अपना रिकॉर्ड मिलेगा। और वो रिकॉर्ड जस्टिसेबल रिकॉर्ड है, वो वैधिक है, जिसको कि वो असर्ट कर सकता है। बड़ी बार गांव में इस प्रकार के झगड़े होते हैं कि फलाने ने धोखे से अपनी जमीन अपने नाम करा ली, मेरे को तो बताया नहीं। तो अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आपके पास एक कागज है, जैसे आपके पास अपनी खेत की भूमिका होता था, एग्रीकल्चरल लैंड हर प्रकार का, तो अब आपके पास यहाँ पर भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। और बैंक वाली बात हम कर चुके। एक और बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बताई, वो भी बड़ी ज़रूरी है कि गांव, आपको लगता है कि उसका जो ढांचा बन गया अब वो वैसा ही रहेगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कि बड़ी बार होता है सड़कें बड़ी संकरी हो गई, जब कोई जाना भी चाहती है, कोई गाड़ी अंदर जाना चाहती है, एम्बुलेंस अंदर जाना चाहती है, उसके लिए संभव नहीं हो पाता। तो अगर पंचायतें चाहें, अगर राज्य ऐसा चाहें, तो ये जो स्वामित्व द्वारा जो अभिलेख तैयार होंगे, ये आपको एक आधार दे सकते हैं उसकी नए सिरे से परिकल्पना करने की। क्यों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में फर्क होने की जरूरत है? इसका कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा बेसिस नहीं है इसका कि जिसको कि हटाया नहीं जा सकता। तो अब आपको पता है कि किसके पास कितने कितने जमीन के टुकड़े हैं, कितने कितनी उसके। तो अगर वो लोग चाहें और रीप्लान करना चाहते हैं कि हम शहरों की तरह ही या अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमर्शियल एरिया अलग रखना चाहते हैं, रिक्रिएशन अलग रखना चाहते हैं, कम्युनिटी एरिया जहाँ शादी ब्याह के काम होंगे वो अलग करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लिए रखना चाहते हैं, यहाँ पे घर रखना चाहते हैं, अब वो चीज़ संभव है क्योंकि आपके पास एक बड़ा सटीक सा रिकॉर्ड है, इसके अगेंस्ट आपको वो कॉम्पनसेट। एक मसला और हमने देखा था ऐसे इलाकों में जहां पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मसलन बाढ़ विशेषकर, उन इलाकों में से अक्सर ये शिकायत आती रहती थी कि भाई उनके जो कागजात है ज़रूरी वो बह गए, पानी में खो गए, या प्राकृतिक आपदा के दूसरे वजहों से वो उनके पास अब नहीं रहे।
आपको लगता है ये एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक बदलाव लेकर आ सकता है इस तरह के स्वामित्व योजना? जी बिल्कुल। अब वो आपका जो प्रॉपर्टी कार्ड अभिलेख जो है वो आपके पास मशीन में दर्ज है और आप जब चाहें उसकी छाया प्रति ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी खतौनी और वो सब लिया करते थे, जमाबंदी लिया करते थे, उसके अलावा अब हाँ, जो अब ये करना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए होता था कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, किस प्रकार से भूमि दो भाइयों में बंट गई, उसका फिर आपको रिवाइज रिकॉर्ड चाहिए। अब सभी स्टेट्स ने इस प्रकार का एक सिस्टम बनाना होगा कि इसमें जो तब्दीली आ रही है उस रिकॉर्ड को, वो आपने कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको अपडेट करना है, आपने साल में करना है, आपने 2 साल में करना है, क्योंकि वो करने के लिए आपको फिर से ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आपके पास ये रिकॉर्ड सारा है, तो वो जो आपके पास रोवर होता है, जीपीएस टाइप की डिवाइस, आप उसे लेके जो भी वहाँ पे सशक्त अधिकारी है इस कार्य के लिए, वो जो जैसे चूने की रेखाएं पहले बनी थी, अब नई रेखाएं बननी होगी। अगर किसी का फट गया या किसी में विलय हो गया, तो वो चीज बड़ी आसानी से की जा सकती है और उसका सिस्टम बनने की आवश्यकता है। अब जरा अंत में मैक्रो स्तर पे, एक बड़े स्तर पे इसको हम समझने की कोशिश करें। प्रोफेसर तिवारी ये बताएं, एक समग्र विकास का भी एक उसकी संकल्पना रहती है। हम देख रहे हैं गांव में ब्रॉडबैंड की बात हो, बिजली की बात हो, बैंकों की बात हो, दूसरी आधारभूत पानी की उपलब्धता की बात हो, जल जीवन मिशन जैसी पहल की बात हो, तो गांव के संपूर्ण विकास के नजरिए से आप कैसे देखती हैं इस वक्त जो तमाम कोशिशें चल रही हैं और अब ये स्वामित्व योजना भी? ये अगर हम स्वामित्व योजना की ही सिर्फ बात करें, आपने तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है, लेकिन एक अब बस इस योजना की ही हम बात करें तो इसमें सिर्फ इन्हें एक प्रॉपर्टी कार्ड ही नहीं मिल रहा है, ये बैंक से अच्छी लोन ले सकते हैं। जैसा कि आज दिखाया भी गया है, कितने लोगों ने 15,000 से लेकर के कितने लाख लोन भी लिए हैं, और चूंकि इनके पास एक पक्की प्रॉपर्टी की कार्ड है, तो इससे बहुत सारे ये अपने जो आप इसको कहें कि कुछ कारोबार या बैंक से लोन लिया तो उसे कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज है कि सरकार इनसे कर भी ले सकती है, आप टैक्सेस भी इनसे ले सकती हैं, क्योंकि एक और वो जो भी पैसा आता है, रिसोर्सेज आता है, मान लीजिए कि अगर पंचायत में ही वो रिसोर्सेज आ जाए, तो एक अपना एसेट इनके पास होगा, ताकि उसमें डेवलपमेंट प्लान में आप इसको दिखा सकेंगे कि पंचायत की रिसोर्सेज अभी भी बहुत डिपेंडेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये अपने आप में एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं पंचायत के हाथ में एक सशक्तिकरण होगा इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज के डेवलपमेंट के लिए, या विलेज प्लानिंग के लिए भी आप कह सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी योगदान होगी। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, जैसा ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बैठे उन्होंने कहा है, और इसमें ऑनलाइन चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी इसके बाद। तो ये सब काफी प्रगतिशील बातें जुड़ सकती हैं अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट। बिल्कुल। आलोक जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जब अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं 700 से ज़्यादा गांव में इसकी पहुंच हुई है, और अब लक्ष्य है अगले 4 सालों में 6 लाख से 6.5 लाख से ज़्यादा गाँव तक इस योजना को पहुँचाना, कितना संभव हो पाएगा? हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उससे कम समय में ही ये हो जाएगा, लेकिन इसमें राज्यों की बड़ी भूमिका है। उस नज़रिए से कैसे देखते हैं इस लक्ष्य को? आपने बिल्कुल सही कहा, राज्यों की बड़ी भूमिका है, और राज्यों ने इसमें जो डट के काम किया है, जितनी जल्दी उन्होंने अपनी ये सारी अड़चनें हटाई हैं, वो भी एक केस स्टडी है अपने आप में। उसके बिना तो ये कार्य संभव था ही नहीं। सब लोग इसमें बड़ा अच्छा भूमिका रही। NIC वाले थे, हमें लगता था कि जो ड्रोन का डेटा कैप्चर हुआ है फील्ड में, उसको वहां तक पहले इनके पास सिस्टम होता था कि उसको CD बना के फिर कोई आदमी लेकर जाएगा, तो वो चीज़ जो डेटा ट्रांसफर होना था निकनेट के माध्यम से, वो चीज़ उनके द्वारा संभव हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें बड़ा जबरदस्त अपना रोल निभाया। उन्होंने कितने ज़्यादा अपने मल्टीप्लाई करनी थी टीम्स को, कितने कम वक्त में बड़ी सारी ट्रेनिंग करनी थी, राज्य के अधिकारियों को ट्रेन कराना था, ये सब कुछ उन्होंने सारा किया। तो हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट आने लगी हैं, माननीय मंत्री जी को पत्र आए हैं तेलंगाना से और किसी स्टेट से, और जो स्टेट्स हमारे पास 2 स्टेट जहाँ पे इस बार सिर्फ CORS स्टेशंस बने थे, पंजाब और राजस्थान, तो अभी प्रारंभिक चरण में ही जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं
वहां पर कुछ गांव के क्लस्टर लिए जाएंगे इसी प्रकार से कवर करने के लिए, ताकि हमें वो मुश्किल में, ये सब लोग तैयार हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमारे को अभी क्यों नहीं सर्वे कर लेते। जो हमारी 4 वर्ष की योजना थी, अब तो प्रयास करना होगा उसे सिकोड़ सकते किसी प्रकार से, लेकिन उसमें हमने अगले साल में लगभग 2.5 लाख गांव कवर करने थे, निश्चित तौर पर 1,20,000 ऐसे करते खत्म होना था। और बड़ी अच्छी बात है कि स्टेट्स में आपस में एक स्पर्धा है कि हम इसमें पहले आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंतिम वर्ष में शेड्यूल किया है, हमको आप अभी ले आइए, और वो सोच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक योजना भले ही, लेकिन कई सारे चीजों को ये आगे बढ़ा रही है। निश्चित तौर पर कई एजेंसियां और राज्य सरकारों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर नुपुर तिवारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आलोक प्रेम नागर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहे गांव के आम ग्रामीण हो या किसानों की बात करें, कई बड़े बदलाव आम लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उनको, लेकिन बदलाव मौजूदा व्यवस्थाओं को हिलाते और तोड़ते भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज उन ताकतों और विपक्ष पर जमकर हमला बोला जो सुधारों के बाद भी बिचौलियों का पक्ष ले रहे हैं। आज गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा, ये इतिहास बताता, भूतकाल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का अभियान चलाया है। दलालों, बिचौलियों, घुसखोरों, कमीशनबाजों, इनके दम पर राजनीति करने वाले कितना ही चाहे, कितने ही सपने देख ले, कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन देश रुकने वाला नहीं है। गांव, गरीब और किसानों को सशक्त करने का मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल ये लोग खेती से जुड़े ऐतिहासिक सुधारों के चलते बिचौलियों और दलालों को होने वाली दिक्कतों को लेकर बौखलाए हुए हैं। अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये सशक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी। इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनसे भी दिक्कत हो रही है, वो लोग बौखलाए हुए हैं। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। आज कृषि क्षेत्र में 1.5 गुना एमएसपी हमने करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद गांव को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। बीते 6 सालों में गांव के विकास में दशकों से हुई कमी को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, उन्होंने गांव और गांव के गरीब को ऐसी ही मुसीबतों के साथ छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद से जितना बन पड़ेगा मुझे करना है, आपके लिए करना है, गांव के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए करना है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान भी तेजी से हो रहा है। पहले लोग कहते थे बिजली आती है जाती है, अब लोग शिकायत करते हैं मोबाइल फोन में कनेक्शन आता है जाता है। विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिचौलियों, घूसखोरों और दलालों का तंत्र खड़ा करके जो किला बनाया गया था उसे देश के लोगों ने ढहाना शुरू कर दिया है। अब देश ने ये ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज नाइट के साथ। एक भरोसे का हुनर, उंगलियों को
रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में। बिहार में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इंडिया ने आज अपनी पहली चुनावी रैली गया में की, जहां भाजपा अध्यक्ष ने शंखनाद किया, तो वहीं राजद भी जोर शोर से जनता से संवाद कायम करने में लगी है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस ने 6 समितियां गठित की हैं, जिनमें से एक चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का संयोजक रणदीप सुरजेवाला को बनाया गया। बिहार की धरती पर चुनावी घमासान का बिगुल बज गया है। बिसात पर दावे हैं, वादे हैं और हैं आने वाले 5 साल। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व पत्र यानी 6,32,000 गांव में जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीन और मकान है उसके स्वामित्व का डिजिटल कार्ड मिलेगा और वही कार्ड उसकी जमीन का प्रमाण बन जाएगा। इस तरीके से मोदी जी ने भारत के किसानों को आजाद कर दिया। एनडीए की पहली चुनावी रैली गया में आयोजित सभा में घटक दलों की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष ने शंखनाद किया। उन्होंने राजद और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए साफ कहा कि वो दौर बीत चुका है जब जाति और मजहब के नाम पर राजनीति होती थी और इस समय सिर्फ जनहित के काम को बढ़ावा दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के शोषितों और वंचितों तक लगातार विकास बिना रुकावट, बिना मिलावट और पूरी तरह से पारदर्शी रूप से पहुंच रहा है। जब हम विकास की बात करते हैं और हम विकास की दृष्टि से बिहार को देखते हैं, आप सब लोगों में से तो बहुत लोगों ने बिहार को देखा होगा, लेकिन थोड़ा मैंने भी देखा। बचपन मेरा यही गुजरा। पहले जब नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जाना पड़ता था तो 1 दिन लग जाता था और आज 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। ये बिहार का विकास हुआ। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसे को दोहराते हुए कहा कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध रहेगी और चुनाव में एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होगी। इधर भाजपा ने दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की जारी तीसरी सूची में 46 उम्मीदवारों के नाम शुमार हैं। इससे पहले बीजेपी ने पहले चरण के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब तक भाजपा ने कुल 75 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के कोटे में कुल 121 सीटें हैं, जिसमें मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी गई हैं। जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रखे हैं, जबकि आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने 6 सदस्यों की एक कमेटी की घोषणा की है। रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में ये समिति चुनाव में समन्वय का काम करेगी। इधर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुशील मोदी, मनोज तिवारी, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, संजय पासवान के अलावा धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह समेत अनेक केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। गया बिहार से योगेश शीतल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। और पहली बार भारत के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का टैग मिला है। देश के 8
तटों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान कई मायनों में अहम है। देश ने ये उपलब्धि महज 2 साल के अंदर ही हासिल की। भारत के लिए बेहद गौरव का पल है कि भारत को ब्लू फ्लैग बीच वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। ब्लू फ्लैग दुनिया के सबसे साफ समुद्री तट माने जाते हैं। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क की इंटरनेशनल ज्यूरी ने पिछले महीने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों की राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकृति दे दी है। अब भारत के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा। भारत के यह 8 बीच 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, जिन्हें ब्लू फ्लैग का टैग दिया गया है। जिन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है उनमें शिवराजपुर, द्वारका गुजरात, घोघला दीव, कासरगोड और पदुब्रीदी कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन पुरी और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने तटीय क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए तीसरा पुरस्कार भी दिया है। भारत के लिए गौरव का क्षण है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने और पंचों ने भारत के 8 बीचेस समुद्र के किनारे उनको ब्लू फ्लैग दिया है। वहाँ बीच पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वहाँ साफ सुथरा अच्छा रहे और उसके साथ साथ वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समुद्र में और समुद्र के किनारे दोनों जगह काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ब्लू फ्लैग को दुनिया में समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित इको लेवल माना जाता है। अब तक भारत के किसी भी बीच के पास ब्लू फ्लैग टैग नहीं था। भारत ने इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत अपना अलग इको लेवल शुरू किया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ICZM प्रोजेक्ट के तहत था। फिलहाल स्पेन में ब्लू फ्लैग बीच की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पहला देश है जिसने लगभग 2 साल में यह उपलब्धि हासिल की है। जापान, दक्षिण कोरिया और UAE अन्य एशियाई देश हैं जहां ब्लू फ्लैग बीच हैं, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करने में 5 से 6 साल लगाए थे। तपस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से बड़े जमावड़े से दूर रहने और आने वाले त्योहारों के मौसम में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही कहा कि कोई भी धर्म अथवा ईश्वर त्योहारों पर लोगों को भीड़ लगाने या दिखावा करने को नहीं कहता। केंद्रीय मंत्री ने जनता से अनुरोध किया कि वे आने वाले त्योहारों के दौरान मेला और पंडालों में जाने से के बजाय घरों में ही अपने प्रियजनों के साथ उत्सवों का आनंद लें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद 5 के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना व्यक्तिगत सेल नंबर साझा किया। My dharma is to protect my people, to save lives and not destroy. No religion or God says that you have to celebrate in an ostentatious way, that you have to visit pandals and temples and mosques to pray. These are extraordinary circumstances and they must draw extraordinary responses. Prioritization of groups to be vaccinated shall be based on 2 key considerations. First is occupational hazard and the risk of exposure to infection. Second is the risk of developing severe disease and increased mortality. COVID-19 vaccines are in the various stages of phase 1, 2 or 3 or bridging 2 or 3 clinical trial data generation, the results of which are awaited. Adequate safety and efficacy data is required for emergency use authorization, vaccine approval for ensuring patient safety. Analysis of ICMR database reveals that many of these cases have actually been misclassified as reinfections. The clinical diagnosis of SARS-CoV-2 is mainly based on real-time RT-PCR, which also detects dead virus shed for prolonged and varying periods of time.
The dead virus is sometimes sequestered in various organs and is intermittently shed for several weeks or even months after recovery. However, such a patient is considered as recovered and non-infectious. The ministry has conceptualized and promoted public advisories about the use of time-tested and evidence-based natural Ayush remedies for health promotion and immunity modulation of the people during the COVID-19 pandemic. The interventions advocated for COVID-19 like Guduchi, Ashwagandha, Guduchi and Pipli combination and Ayush 64 have a substantial number of studies which prove their immunomodulatory, antiviral, antipyretic and anti-inflammatory properties. और वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ नाइट के साथ। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। एक थे जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण और एक ऐसे नेता जिन्होंने जन क्रांति और आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका से इतिहास को एक नया रुख दे दिया। तो दूसरे थे समाज को ज़मीनी स्तर पर सुधार की एक प्रभावी प्रक्रिया चलाने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी और भारत रत्न नानाजी देशमुख। आज इन दो महान विभूतियों की जन्म जयंती है और कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर आजाद भारत में जागृत जनतंत्र की अनिवार्यता के उद्घोषक और देश की पहली जनक्रांति के लोकमान्य जनक लोकनायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण और शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर समूचा देश इन दिनों महान विभूतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों हस्तियों को याद करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास के लिए उनका खुद का जीवन हमें आज भी प्रेरणा देता है। दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को हृदय पड़ता इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर मां भारती के दोनों सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि देश में संपूर्ण क्रांति के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर उनकी पुण्य स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि। महान समाजसेवी नानाजी देशमुख जी की जन्म जयंती के मौके पर उनके जीवन आदर्शों और कृतित्व को सादर नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी को याद करते हुए ट्वीट किया और कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण देशभक्ति, निर्भीकता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उन्हें न सत्ता का मोह था, न किसी पद की लालसा। उन्होंने सदैव एक जनसेवक के रूप में निस्वार्थ भाव से देश हित में काम किया। वहीं नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने देश की मूल समस्याओं के समाधान व ग्रामीण भारत के विकास के लिए पूरा जीवन अर्पित किया और अपने उच्च आदर्शों से भारतीय राजनीति को सुशोभित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जेपी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया।
जावड़ेकर ने कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले मां भारती के सच्चे सपूत लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर उन्हें नमन। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आपातकाल के खिलाफ उनकी लड़ाई कोई नहीं भूल सकता। वहीं नानाजी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध राष्ट्र सेवक श्री नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। ग्रामीणों का विकास और समाज की निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों महापुरुषों को उनकी जयंती के मौके पर याद करते हुए कहा कि नानाजी जेपी से प्रेरणा लेते थे। नानाजी देशमुख जो राजनीति में चमकते दमकते सितारे थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानकर, राजनीतिक दृष्टि से प्रेरणा स्रोत मानकर, उसी कदम कुआं के घर के प्रांगण में जयप्रकाश नारायण जी से आशीर्वाद लिया था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें देश के नामी शख्सियत को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने कला, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा के क्षेत्र में जेपी के आदर्शों को आगे बढ़ाया है। लोकतंत्र बचाने के लिए जो जयप्रकाश जी ने प्रयास किया 74 से लेकर के, और उसके बाद 77 में जो एक परिवर्तन हुआ सत्ता का, वो अपना आप में ऐसा उदाहरण देखने को आमतौर पे मिलता नहीं है। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में हुआ था। आजादी के बाद आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप सही साबित हुआ तो जेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और जेपी के साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में इमरजेंसी हटी। लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जेपी को 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं महाराष्ट्र के परभणी जिले में 11 अक्टूबर 1916 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे नानाजी को भारत सरकार ने 1999 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। वहीं साल 2019 में नानाजी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और खेती किसानी को लेकर कोरोना काल में भी लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि आवश्यक कृषि उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से कृषि और किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों और योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। वर्ष 2014 के बाद से ही देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, लेकिन इस वर्ष कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल में देश से कृषि उत्पादों के निर्यात में जोरदार उछाल आया है। कृषि उत्पादों के निर्यात ने कोरोना वायरस महामारी के जारी प्रकोप को धक्का बताते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 43.4% की वृद्धि दर्ज की है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के सरकार के लगातार और ठोस प्रयास अब परिणाम दिखा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 संकट के बावजूद अप्रैल से सितंबर 2020 की अवधि में आवश्यक कृषि वस्तुओं का निर्यात 53,626.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 37,397.3 करोड़ रुपए रहा था। सिर्फ सितंबर महीने की ही बात करें तो बीते महीने में निर्यात 2019 के मुकाबले 81.7% बढ़कर 9,296 करोड़ रुपए हो गया है, जो वर्ष 2019 में 5,114 करोड़ रुपए था। किसानों की उपज का निर्यात बढ़ने से अब किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग 3 गुना उत्पादन करेंगे और 1000 हेक्टेयर में खेती करने जा रहे हैं। हम गुणवत्ता युक्त धान उत्पादन करके हम लोग पूरे देश में ही नहीं विश्व में अपने चंदौली के किसानों का नाम रोशन करेंगे। लोकल टू वोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो आवाज़ तो मिली ही मिली, और लोकल से ग्लोबल के लिए भी इस लंगड़े आम के पंख लग गए। ऐसा हमने अभी निर्यातक से ने हमें बताया है, हमारे एक्सपोर्टर ने साथी ने बताया है कि यह निर्यात के योग्य है, तो मुझे बहुत विश्वास है कि इसका निर्यात होगा और एक बार यदि निर्यात हुआ तो आगे इसका बाजार अपने आप सेट हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर से यहाँ के जो किसान हैं वो लाभान्वित हों। अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35% की वृद्धि हुई है। इसी तरह रिफाइंड चीनी में 104%, गेहूं में 206%, बासमती चावल में 13% और गैर बासमती चावल में 105% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके तहत कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जल्दी में।
सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले की घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीबीआई ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवरिया जिले की देवरिया विधानसभा सीट पर अगले माह होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की एक बैठक के दौरान पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा से नाराज एक महिला नेता से मारपीट की गई। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता करने वाले 2 नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर और उड़ीसा में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से बंद कामाख्या मंदिर रविवार को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल गया। यह जानकारी मंदिर के अधिकारियों ने दी। मंदिर प्रबंधन समिति के डोलाई MC शर्मा ने कहा कि मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। वे केवल परिक्रमा कर सकेंगे और मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर पूजा कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एम्स देवघर झारखंड के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही निदेशक के साथ समीक्षा बैठक भी की। दिसंबर तक OPD शुरू करने को निर्देशित किया। दिल्ली में पराली के कारण बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पराली जलाने से रोकने के लिए पूसा संस्थान के साथ जो बायो डिकम्पोजर तैयार किया गया था वो अब तैयार हो गया है। 13 अक्टूबर को उसके छिड़काव की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मोगा में जिला प्रशासन ने लोगों में पराली न जलाने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पैडल फॉर पीस साइकिल रेस के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमें यकीन है कि युवा इस तरह की गतिविधियों में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता के सिख सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किए जाने के मामले में DSGMC का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने कोलकाता पहुंचा। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सेसा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दोपहर कोलकाता पहुंचा और फिर गिरफ्तार किए गए सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह से मिलने के लिए हावड़ा पुलिस स्टेशन गया। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के इरादे से उतरे राफेल नडाल ने खिताबी मुकाबले में शुरुआती सेटों में नोवाक जोकोविच को खूब छकाया और आसानी से शुरुआती दोनों सेटों को 6-0 और 6-2 से जीत लिया। हालांकि तीसरे सेट में मुकाबले में जोकोविच ने वापसी करने की भरपूर कोशिश कर लाल बजरी पर मुकाबले को रोचक बना दिया। फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल का खिताब अगर नडाल ये मुकाबला जीत लेते तो वे रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। तो वहीं जोकोविच अगर जीत हासिल करते हैं तो वे टेनिस के हर ग्रैंड स्लैम मुकाबले को 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी होंगे। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट के इस अंक में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के सह प्रायोजक थे